क्रोध को सस्टेन करने के लिए, जलते रहने के लिए क्या चाहिए? कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, अगर ये चीज़ आप क्रोध को देते रहें तो क्रोध चलता रहेगा, अगर ये हटा दें तो क्रोध खत्म। जानना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसका नाम है एंगर। कृष्णमूर्ति की एक बुक है कमेंट्रीज ऑन लिविंग। उसमें उन्होंने ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स को, माइंड के टॉपिक्स को ऐसा लगता है जैसे कि डाइसेक्ट किया है। डाइसेक्ट समझते हैं क्या? हाँ, जैसे एनाटॉमी में हम लोग बॉडी काट काट के देखते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें उन्होंने खोज खोज के डाइसेक्ट की हैं, ये बहुत मुश्किल है डाइसेक्ट करना। सबसे पहले चैप्टर में उन्होंने ईगोइस्ट के बारे में कहा है, 3 बड़े अच्छे ईगोइस्ट, घमंड। सेकंड में आइडेंटिफिकेशन, थर्ड में गॉसिप। एक एक चैप्टर में वो माइंड की हैबिट्स को ऐसे स्टडी किया है जैसे कोई माइंड बाहर निकाल के रख दे अपने मन के अंदर से, अपना ही माइंड। कृष्णमूर्ति दूसरे को माइंड को ऐसे ही देखते थे जैसे उनका खुद का माइंड हो, और अपने माइंड को ऐसे देखते थे जैसे किसी और का माइंड हो। इसीलिए इतना सटीक चीज़ें खोज पाते थे। कल की क्लास के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। शिरीष ने बताया कि उसका गुस्सा ख़त्म हो गया है, गरिमा का भी गुस्सा ख़त्म हो गया था। लेकिन गुस्सा एक ऐसा गड्ढा है जिसमें बार बार हम लोग गिरेंगे। आज बेचारा वैभव उस गुस्से में गिर गया। नहीं गिरे थे गुस्से में आज हो थोड़ा सा हल्का सा। पता नहीं गुस्सा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि फालतू आप गुस्सा हैं। वैभव को लग रहा है कि बड़े पापा गुस्सा हैं और अपने बारे में उसको नहीं पता कि वो गुस्सा है कि नहीं। अच्छा, अगर गुस्सा नहीं होता है ना तो ये क्लियर हो जाता है आपको कि मैं गुस्सा हूँ कि नहीं। जब क्लियर नहीं होता इसका मतलब, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी तबीयत कैसी है तो आप बोलोगे ठीक है। अगर ठीक नहीं होगी तो आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है। गुस्सा होना कोई बेइज्जती की चीज़ नहीं है कि हम छुपाएं इसको। गुस्सा होना एक रिस्ट्रिक्शन है, अपने ही माइंड का, अपने ही माइंड पे रस्सी बांधना है। कृष्णमूर्ति बहुत जगहों पर वो एक नए टाइप का लव की बात करते हैं। एक लव जिसमें कोई एंगर नहीं होता, कोई जेलसी नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होता। एक ऐसा लव जिसमें कोई ऑपोजिट नहीं होता। जैसे अगर हमारा हाथ गीला हो गया पानी में तो उसका ऑपोजिट है सूखना। हम दर्द में हैं तो उसका ऑपोजिट है कि दर्द नहीं है। इस फिजिकल वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सब चीज़ों का ऑपोजिट है, लेकिन जैसे ही हम लोग उस सपने की दुनिया में जाते हैं, वो इस फिजिकल वर्ल्ड की सारी डुअलिटीज़ से, सारे ऑपोजिट से, सारे द्वंद्वों से फ्री हो जाता है। डीप स्लीप में भी ऐसे ही होता है। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, आप लोग तो पूछते हैं ना कि कैसे हम प्यार करें बिना जेलसी के, और हम लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि किसी और का एक्शन, जैसे कल गरिमा के एक्शन से शिरीष परेशान हो गए थे और वाइस वर्सा। आज वैभव इनके सर के एक्शन से परेशान है, बल्कि इन एक्शन से। ये सर ठीक से पढ़ा नहीं रहे। जो चीज़ आपको सीखना था उसको सर समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। बेसिकली आपके सर को लगता है जो मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाया जाना चाहिए, और इस बात से आप थोड़ा सा नाराज़ हो गए। अच्छा, आपकी बात मैं सुन पा रहा था, लेकिन आपकी नाराज़गी मुझे दिक्कत कर रही थी एक्सेप्ट करने में। जैसे आप मेरे पास अगर आते हैं और बोलते हैं बड़े पापा मेरे पास अंडरवेयर फट गई है, बनियान फट गया है, मुझे नया चाहिए। मैं देखूंगा, अगर फटा हुआ है तो ले आऊँगा,
पैसे हैं तो इसमें कहीं नाराज़गी नहीं होगी। आप कहेंगे मुझे भूख लगी है तो मैं देख लूँगा भाई घर में क्या है, खाना खिला दूँगा, कोई नाराज़गी नहीं है। गर्मी बहुत है, आप बोलेंगे पंखा चला दीजिए, लाइट है तो हम पंखा चला देंगे, कोई नाराज़गी नहीं। जैसे ही हम अपनी नाराज़गी यूज़ करते हैं किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करने में, उसमें सबसे पहले हमको नाराज़ होना होता है। और नाराज़ होना मतलब जो फैक्ट है उससे डिस्ट्रैक्ट होना। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं हमको लगता है कि दूसरे के एक्शन से हम बिटर हैं, कोई और कुछ कर रहा है इसलिए हम परेशान हैं। एंगर को कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, ये कोटेड है। भगवान कृष्ण क्रोध को और डिज़ायर को दोनों को आग के समान बोलते हैं, फायर की तरह। किसकी तरह? फायर। और फायर को जलने के लिए क्या चाहिए? आपके पास माचिस है और आप चाहते हैं वो आग खूब बड़ी हो जाए तो उसको क्या चाहिए? कोई पदार्थ चाहिए, कागज़ चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सूखी लकड़ी चाहिए, राइट? क्रोध को सस्टेन करने के लिए, जलते रहने के लिए क्या चाहिए? कृष्णमूर्ति बता रहे हैं अगर ये चीज़ आप क्रोध को देते रहें तो क्रोध चलता रहेगा, अगर ये हटा दें तो क्रोध खत्म। जानना चाहते हैं? जब हम अपने क्रोध को जस्टिफाई करते हैं, उसको वर्बलाइज करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमको इस वजह से गुस्सा आ रहा था, वो एंगर को सस्टेन करके रखता है। जितना देर तक आप क्रोध में बोलते जाएं उतना ही एंगर उस फ्लेम की तरह जलता रहेगा। और उसी से दो चीज़ें और मिलती हैं एंगर को, स्कोप एंड डेप्थ। स्कोप क्या होता है? उसको रास्ता मिलता है और आगे बढ़ने के लिए, और डेप्थ मतलब उसकी और गहराई मिलती है। देखिए जब किसी को चोट लगती है ना तो तुरंत हम चोट की जगह पर, अभी जो मैंने अल्ट्रासाउंड किया उस पेशेंट को सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उसके हाथ वाथ में खून था, जो उसको लेकर आया उसके पूरे बॉडी में खून लगे हुए थे, उसके हाथ पैरों में चोट लगी थी। तो मैंने उसको पूछा कहाँ चोट लगी है, सर में चोट थी, अल्ट्रासाउंड पेट का था, और फटाफट मैंने पेट के सारे ऑर्गन्स को देख लिया, सब नॉर्मल था। उसमें 2-3 चीज़ें मेनली देखनी होती है कि लिवर कहीं फट न गया हो, किडनी कोई डैमेज ना हो गया हो, स्प्लीन कहीं टूट न गया हो, पेशाब की थैली कहीं फट न गई हो, ये सब मेजर ऑर्गन्स हैं। अगर इसमें से कोई भी डैमेज हुआ तो बड़ा ऑपरेशन होगा, तो वो इसके लिए नहीं होगा। तो जब भी हमको कोई चोट लगती है तो हम चोट की जगह पे ध्यान देते हैं, लेकिन जब हमको गुस्सा आता है तो गुस्से की जगह पे हम ध्यान दे नहीं पाते। गुस्से की जगह पे मतलब वो कौन सा पॉइंट है जिसने मुझे धक्का मार के पीछे गिराया, मतलब नॉर्मल स्टेट से गुस्से में लेकर गया, ये हम नहीं पकड़ पाते। कृष्णमूर्ति उसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ आवर सेल्फ्स एज वी आर। पता है क्रोध क्यों आता है? हम लोग जैसे बॉडी होती है ना, बॉडी स्किन की एक दीवार होती है हमारी बॉडी के चारों तरफ, शील्ड है स्किन की, बाहर से दुनिया हमारे इधर घुस नहीं पाती। अगर छोटा सा कट लग गया कहीं तो बाहर से बैक्टीरियाज या इन्फेक्शंस हमको घुस सकते हैं। इसलिए जब आप शेव करते हैं तो आप एक तरह से वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर किसी और के ब्लेड से, कोई और आदमी है जिसने ब्लेड यूज़ किया हो और उसी ब्लेड से आपको भी शेव किया जा रहा है, तो आपके कहीं स्किन से कट के इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जा सकता है। अदरवाइज स्किन पूरा एक तरह की शील्ड है, जिसको आप कर्ण का कवच कुंडल बोलते हैं, वो आपका कवच कुंडल है। हाँ, कर्ण के पास था ना कवच और कुंडल, ऐसे ही आपके पास भी है। पहले ये पॉइंट समझिए कि आपकी स्किन आपकी शील्ड है। समझ में आ गया? ऐसे ही एक शील्ड है हमारे मन की, एक नॉर्मल लेयर है मन की, उसमें कुछ थॉट्स हैं जिसको हम बिलीव करते हैं, कुछ इमोशंस हैं जो हमारे लिए नॉर्मल हैं। जैसे हम सभी के लिए, जो भी इस घर में रहता है, इस घर की एनर्जी ऐसी है कि क्रोध नॉर्मल नहीं है हमारे लिए। बहुत देर तक हम सब क्रोध में नहीं रह सकते, लेकिन यहीं से अगर हम हट करके किसी और के घर में चले जाएं तो उस घर की एक नॉर्मल इमोशन होगी, उसमें हम मजबूरी में अपने आप को महसूस करेंगे दुखी या गुस्सा या एक टेंशन। तो हमारे मन की एक नॉर्मल थॉट और एक नॉर्मल इमोशंस है, ठीक है? अब मेरी किसी से बात हुई
और उस बात की वजह से ये जो स्किन है ऐसे ही अंदर का नॉर्मल थॉट और नॉर्मल इमोशन को चोट लग गई, एक क्रैक हुआ, आपके अंदर का जो सेल्फ था वो टूटा। सुना नहीं आपने कृष्णमूर्ति ने क्या बोला? जब आप अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी को, तुम्हें पता है मुझे गुस्सा क्यों आया है, ऐसे गुस्सा आता है मुझे, हमेशा नहीं आता है, मैं पागल नहीं हूँ, इस वजह से गुस्सा आया है। द एक्सप्लेनेशन, चाहे वो साइलेंट हो चाहे स्पोकन हो, चाहे आपने किसी को बताया हो चाहे आप चुपचाप मन में सोच रहे हैं, ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर सेल्व्स एज वी आर। ये एक शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है और आपको रोकता है अपने आप को डिस्कवर करने में। ये अपने आप क्या है, हम लोग क्या हैं, जिसको डिस्कवर करने में कृष्णमूर्ति बोलते हैं मुश्किल करता है ये एक्सप्लेनेशन। मैट्रिक्स फिल्म में नियो के कपड़े बदलते देखे आपने? जब भी वो जाता है उसमें मैट्रिक्स में जाता है, उसके कपड़े बदलते हैं और बहुत सोच समझ के कपड़े बदलवाए गए हैं। फर्स्ट मूवी में जब भी नियो मैट्रिक्स में जाता है एकदम शुरू में, तो उसके कपड़े होते हैं छोटे वाले 2 पीस सूट, और जब सेकंड वॉल्यूम में पहुंचता है उसके कपड़े खूब बड़े हो जाते हैं, लंबे चौड़े, एकदम रॉयल। और जब लास्ट में पहुंचते पहुंचते बेचारे का फटा पुराना कपड़ा पहन करके जाता है एकदम एंड में जब रियल और मैट्रिक्स दोनों की दुनिया का बाउंड्री ख़त्म हो जाता है। हमारा भी अपना खुद का आइडियाज़ है। आज गरिमा ने इंटरव्यू लिया काफ़ी लोगों का, आपका भी लिया था, और गरिमा का एक फीडबैक था कि सबसे अजीब टाइप का जो इंटरव्यू दिया वो किसने दिया था? नमन ने, नमन ने, शुभी ने। आप उसको देख नहीं पाई कि वो बंदा अपने नॉर्मल से अलग टाइप का कुछ उसके साथ हो रहा है। हम सब कुछ हैं, और जैसे ही कोई चीज़ हमको डिस्टर्ब करती है हम परेशान हो जाते हैं, क्रोध में चले जाते हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ही हमको कोई परेशान करता है इसका मतलब हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज़ है जो मेरा सेल्फ बन के बैठी हुई है। सोचिए मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, अक्सर मेरे साथ होता है, हाँ रोज़ होता है। एक बंदा है मोहम्मद अली हॉस्पिटल से फ़ोन करेगा, और मैंने अक्सर देखा है अपने मन में उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। बोलेगा ए जल्दी से कोई भेजो, कलेक्शन का लड़का भेजो जल्दी से। तो मैं उसको बताया नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ भेजता हूँ। तो उसका जवाब होगा जल्दी भेजो, मरीज़ वेट कर रहा है। मुझे गुस्सा आ जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। फिर मैं हंसने लगता हूँ, उसको बोलता हूँ हाँ हाँ भेज रहे। फिर फ़ोन रखते रखते जल्दी कह दिया, जल्दी भेजो। कहा ठीक है। एक दिन तो बहुत ज़ोर से गुस्सा आई, बोलता जल्दी भेजो। तो मैंने कहा जल्दी नहीं भेजूँगा, देर से भेजूँगा। तो वो हंसने लगा। फिर उसको मैं मैनिपुलेट करने लगा। मैंने कहा देखो, बोलता है देर से क्यों भेजोगे, आदमी नहीं है क्या तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं आदमी नहीं है, अगर जल्दी जल्दी जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, मोटरसाइकिल को चोट लग सकती है, इसलिए धीरे धीरे भेजूँगा। 30 की स्पीड से जाएगा, उसके ऊपर से नहीं जाएगा। लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा ईगो है, मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरा सेल्फ है। और अगर मैं इस चीज़ को नहीं पहचानता हूँ, अगर मैं इसको वर्बलाइज करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर से बात करने की? अभी फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर से बात कराता हूँ उसकी, अगली बार से मुझसे तहजीब में बात करेगा, तमीज़ से बात करेगा। अगर ये सब मैं करता हूँ तो एक शील्ड हो जाएगा अगेंस्ट मी डिस्कवरिंग माई सेल्फ। मुझे कैसे पता चलेगा मेरा ईगो किस चीज़ से बना हुआ है? हम सबका ईगो रोज़ बनता रहता है। हम किस घर में पैदा हुए हैं, किस टाइप की गाड़ी में घूमते हैं, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, हम किस क्लास से अपने आप को मैच कराते हैं। आज शाम को योगा कर रहा था मैं, इनफैक्ट कल भी किया। अब मैं थोड़ा रेगुलर हो रहा हूँ तो मैं बारीक चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। मुझे रेगुलर करना है भाई योगा, आप लोगों की तरह नहीं कभी आए कभी नहीं किया। तो कल मैंने देखा जो ग्रे वाला मैट है, योगा मैट, उस पर पैर कम फिसलता है। मैंने कहा ये मस्त है, अगली बार से यही लूँगा मैं। आज सुबह सर ने फ़ोन किया कि सर आ गए हम, आ जाइए। पहुँचे तो मेरा वाला मैट चुर गया था, बड़ी मम्मी बिछा के रखी थी, तो मुझे दूसरा एक ब्लू वाला ले जाना पड़ा।
मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन ब्लू वाला जो था वो भी एक खास टाइप का मोटा वाला था। मैंने कहा ये है, ये 2 मैट हैं, ये दोनों मैट हैं जो महंगे वाले हैं, यही मैं इस्तेमाल करूँगा। बाकी किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बताऊँगा भी नहीं कि ये दोनों चुपके से मैं यूज़ करूँगा। इसके अलावा 2 और क्वालिटी के मैट हैं। एक बेचारा हरा वाला जो एकदम 90 ईयर्स का हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, उसकी हर बार उसकी स्किन निकलती रहती है, झुर्रियाँ निकलती रहती हैं। तो ये देख रहे हैं, हम लोग का मैट से भी ईगो बनता है। हमको नहीं मालूम पड़ेगा अगर कोई कल एक नया आदमी आ जाए जो शायद 4.5 लाख रुपए का मैट लेकर आए और उस पर करना शुरू कर दे, हम अचानक से छोटा महसूस करना शुरू कर देंगे। और वही बगल में रमण महर्षि आ जाएं और उस सिंपल सी दरी के ऊपर, एकदम फटे पुराने दरी के ऊपर ध्यान करना शुरू कर दें, योग करना शुरू कर दें, हम नॉर्मल महसूस करेंगे। एक तरफ वो लखपति, एक तरफ रमण। लखपति गरीब महसूस करना शुरू कर देगा। एक बहुत खूबसूरत सीन है, आप लोग देखिएगा, आपने देखा नहीं ये फिल्म। नानक को बुलाया राजा साहब ने, जब उनको पता चला कि चोरी हो गई उनके गोदाम पे जहाँ नौकरी करते थे नानक, तो उनको बुलाया तो हिसाब किताब एकदम बराबर निकला, चोरी थी नहीं। तो नानक को समझना चाहता था, वो उनके पास मिस्टिकल पावर्स थी। तो मौलवी कहता है कि आप हमारे साथ बैठकर नमाज़ पढ़िए। तो नानक बोलते ठीक है पढ़ देंगे। तो नानक जाके वहाँ बैठे थे, सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, वो राजा साहब भी नमाज़ पढ़ रहे थे। इन्होंने नमाज़ नहीं पढ़ा, नानक जी ने। जब ख़त्म हो गई नमाज़ तो मौलवी चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा। सोचिए उसका ईगो किस चीज़ से बना होगा। चिल्लाने लगा कि सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, आप क्यों नहीं पढ़ रहे थे? तो नानक बोलते हैं मौलवी साहब नमाज़ तो आप भी नहीं पढ़ रहे थे। देखा क्या मतलब? तो उन्होंने बताया कि आप मन से कहाँ थे। उसने बताया आपके घर पे आपकी बकरी बीमार है या कुछ है, उसके बारे में सोच रहे थे आप। तो वहाँ राजा बोलता है, वहीं बैठा हुआ था, तो आप हमारे साथ नमाज़ पढ़ लेते। बोलता राजा साहब आपके साथ कैसे नमाज़ पढ़ते, आप तो वहाँ काबुल में जाके घोड़े खरीद रहे थे। अचानक से चुप, कुछ नहीं बोला राजा ने, क्योंकि सच में वही सोच रहा था। वो उठा चला गया। फिर अपने नौकरों को बोला उनको मेरे पास भेजो। फिर वहाँ बुला करके एक बहुत महंगी सी ड्रिंक दी, शराब वराब दिया। तो नानक के साथ एक बंदा रहता है हमेशा, उनका एक भक्त है मर्दाना। बोलता है इनको ये सब पसंद नहीं है। फिर उन्होंने ऑफ़र किया एक बड़ी रॉयल जॉब कि आप हमारे यहाँ रहिए, नौकरी करिए। तो उठ के चले गए वहाँ से, उनको नहीं पसंद था ये नौकरी। उस सीन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, राजा बेचारा उनके सामने एकदम गरीब दिखाई देता है, क्योंकि अचानक से हमारा माइंड ईगो से गायब हो जाता है। ईगो जो होता है वो लिमिटेशन होती है, और नानक जैसे लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? बियॉन्ड लिमिटेशन, अनलिमिटेड, डिवाइन फ्रैगमेंट, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो सीमा बनती कैसे है? वो है हमारे मन में ऑटोमेटिकली बनने वाली ईगो। ऑटोमेटिकली बनती है। जब तक हमारा सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पूरी तरह से खुल नहीं जाता, तब तक ये ब्रेन से सेक्शन 1 किस चीज़ का बना है? आई इंटेलिजेंस, ई इमोशन और एस हैबिट। और ये तीनों बड़े लिमिटेड होते हैं। फिर जब आप थोड़ा बहुत जनों का समझते हैं, सीखते हैं, तो आपका सेक्शन 2 भी थोड़ा सा बनता है। वो दरवाज़ा खोलता है उस दुनिया का जो कि लिमिटेशन से परे है। फिर सेक्शन 3 खुलता है और सेक्शन 4 खुलता है। लेकिन जब तक वो तीनों सेक्शंस नहीं खुलते हैं, तब तक आप अपने आप को एज ए ईगो देखते हैं। अगर आप अपने आप को नहीं देखना चाहते हैं, अपने ईगो को नहीं समझना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब वर्बलाइज करिए। जब भी आपको गुस्सा आए, कोई नेगेटिव इमोशन आए, तो खूब बड़बड़ाइए, ब्लेम करिए। जैसे आज गरिमा बोलती है सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है, ये ब्लेम नहीं था, बट इट वॉज वेरी वेरी जॉली कंप्लेन, वेरी जॉली कंप्लेन। अब सुनिए, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वी वॉन्ट टू बी प्रेज्ड और फ्लैटर्ड। ये जैसे प्यास लगती है, भूख लगती है, ऐसे ही हमारे मन की एक और खुराक है। वी वॉन्ट टू बी प्रेज्ड एंड फ्लैटर्ड। हाँ, लोग हमारी तारीफ़ें करें। और फ्लैटर तो तारीफ से भी एक स्टेप आगे है। फ्लैटर मतलब चापलूसी। थोड़ा देखिएगा, अगर कोई ऐसा आदमी जो आपको चापलूसी करता है,
बहुत बार तो आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको मालूम ही पड़ जाता है तो भी अच्छा लगता है। अरे सरकार, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको मालूम है झूठ बोल रहा है, वो कुछ चाहता है मुझसे, फ़ायदा चाहता है, लेकिन फिर भी आपको चलो कोई बात नहीं, लगा लो मस्का। जैसे ब्रेड सेकते हैं हम, उसके ऊपर थोड़ा घी नमक डाल देते हैं, अगर ऊपर से कोई मस्का लगा दे तो अच्छा लगता है। अरे नॉर्मल, मैं हमारी आपकी बात कर रहा हूँ। ये जो आशिकी चलती है दुनिया भर में, लड़के लड़की एक दूसरे को क्या करते हैं, झूठ मूठ का मस्का मारते हैं, फ्लैटरी करते हैं। तुम तो चांद से भी खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल देखे हैं। फ्लर्टिंग, वो तो फ्लर्टिंग इज अ काइंड ऑफ फ्लैटरिंग, चाहिए ना उससे। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वी एक्सपेक्ट समथिंग, हम सब कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे हमारे मुंह का एक स्वाद है, उसको चाहिए, हर 4-5-6 घंटे में उसको कुछ चाहिए। ऐसे हमारे मन का भी एक क्रेविंग है, फ्लैटरी, प्रेज। और इस तरह की चीज़ें जब नहीं होती हैं तब हम हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड, मायूस, और फिर हम चिड़चिड़े बन जाते हैं, अंदर में ईर्ष्या होती है। मैंने इसको देखा, पता है, मैं नागपुर में था तो यहाँ पर जितना स्टाफ है मुझे ट्रीट करता है एज बिग बॉस, सब नमस्ते करते हैं, मुस्कुराते हैं। नागपुर में मुझे नहीं मिलती थी वो चीज़। किसको मिलती थी वो? वहाँ के बिग बॉस को। मुझे जेलस तो नहीं फील होता था, लेकिन जेलस जैसा कुछ फील होता था। जेलस तो एकदम निकल के दिखता है साफ साफ, जैसे एकदम उबलता हुआ पानी, लेकिन मेरा पानी कुनकुना होता था। अंदर से क्रेविंग आती थी कि आखिर मैं इतना अच्छा, इतना समझदार, मेरा स्वभाव इतना अच्छा, लोग मुझे क्यों नहीं देख के नमस्कार कर रहे हैं, मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, मुझे क्यों मुस्कुरा नहीं पड़ रहा है। और ये सब चीज़ें मेरा माइंड में होता था और इसको देखता भी था मैं, थैंकफुली। इसलिए बिटरनेस नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन नहीं आता था। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं अगर अंदर में बिटरनेस होगी, जेलसी होगी, तो हम या तो खूब ज़ोर ज़ोर से वायलेंटली या सॉफ्टली, बहुत ही प्यार से ब्लेम करेंगे दूसरों को, किसी और को। हम कहते हैं हमारी बिटरनेस का, हमारे कड़वेपन का कारण कोई और है। कृष्णमूर्ति ने पूरी तरह से मेरे लिए तो ये सेंटेंस से 100 किलो का पत्थर उतार दिया। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं यू आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तुम्हारी वजह से मेरे को गुस्सा आता है। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है मेरी खुशी और मेरी प्रेस्टीज। देखिए, अगर कहते हैं ना दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के नहीं चलाना चाहिए। क्यों? अच्छा, बंदूक को कंधे पे क्यों रखते हैं? हाँ, थोड़ा सा सही निशाना मार सकें और जब झटका पड़े तो कंधा उसको झेल ले, एक तरह से बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर किसी और का कंधा है तो आपने शूट करने के लिए किसी और के कंधे पे रखा, भाई तू खड़ा हो जा, और उस हिचकी आ गई, उसको खांसी आ गई, नींद आ गई, गया आपका बैलेंस। हमारा डेली यही होता है, हमारी खुशी की बंदूक दूसरे के कंधे पे रखी हुई है। यही कह रहे कृष्णमूर्ति, यू आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज आई डिपेंड अपॉन यू फॉर माई हैप्पीनेस। ये नहीं कह रहे कि आप इंपॉर्टेंट हैं, वो ताना मार रहे हैं कि अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इस चीज को, तुम्हारे ऊपर मेरी खुशी, मेरी पोजीशन और मेरी प्रेस्टीज डिपेंड करती है क्या? थ्रू यू आई फुलफिल, सो यू आर इंपॉर्टेंट टू मी। तुम्हारे से मैं अपने आप को फुलफिल करता हूं, अपने आप को भर पाता हूं, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मस्ट गार्ड यू, इसलिए मुझे तुमको बचा के रखना चाहिए। आई मस्ट पोसेस यू। एक तो हो गया गार्ड मतलब बचाना, और गार्डिंग के साथ साथ हो जाता है पोसेशन। आदमी को आप गार्ड नहीं कर सकते, सामान को आप गार्ड कर सकते हैं, पैसे को तिजोरी में रख सकते हैं। मतलब तो वश में करना। हाँ, पोसेस मतलब किसी को अपने कब्जे में करना, वश में करना। और यही तो हम करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड को। हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही बिहेव करें जैसे हम कह रहे थे। अगर वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा है, इसका मतलब मुझे खुशी नहीं मिलेगी। हम लॉजिक नहीं देखते कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, बस हमको वैसा ही चाहिए बिहेवियर जैसा हम चाहते हैं। थ्रू यू आई एस्केप फ्रॉम माई सेल्फ। ये भाई साहब, ये तिजोरी देखिए, कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं। थ्रू यू आई एस्केप फ्रॉम माई सेल्फ। मैं बैठा हूं, बहुत कमाल के तरीके से बोर हो रहा हूं, सुपर बोर्डम है। आ गए मेरे पिताजी,
और अभी वो ज़माना है जहाँ घर में केवल एक मोबाइल है बस, पापा के पास। पापा आए और उनको नमस्ते नमस्ते किया, प्यार वार किया, पानी में पिला दिया, उनका मोबाइल लेकर गए रखने के लिए और उसी में खोल के वीडियो गेम खेल रहे हैं या कोई यूट्यूब देख रहे हैं। एक ही मोबाइल है ना, पापा बार बार मांगते रहते अपना मोबाइल, चिड़ मचती लेकिन देना पड़ता है। फिर एक दिन पापा बोलते हैं तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। मोबाइल किस लिए चाहिए? टू एस्केप फ्रॉम माई सेल्फ। अपने आप से जब हम नॉर्मली बैठे रहते हैं कमरे में, छत पे, पुराने ज़माने याद आते हैं। इफ़को फूलपुर में हम थे, केवल एक ही एंटरटेनमेंट का सोर्स था और वो जब तक बेचारा आखिरी सांस नहीं लेता था तब तक चलता रहता था। गेस करिए क्या? रेडियो। बिना का गीत माला, गाने चलते रहते थे, न्यूज़ चलते रहते थे, उसी में नाटक भी चलते थे, पता है, फिल्मों के सीन चलते थे। और मेरे पास एक ऑडियो कैसेट था शोले फिल्म का, पूरी फिल्म का सीन था। एक एक डायलॉग मैंने कम से कम नहीं तो 100-200 बार सुने थे। उससे मैं क्या करता था, या जो लोग भी रेडियो सुनते थे क्या करते थे? एस्केप फ्रॉम माई सेल्फ। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, किसी भी तरह के चीज़ में अपने माइंड को एंगेज नहीं कर रहे होते हैं, तो हम किसके साथ होते हैं? माई सेल्फ। और जब दूसरा आ जाता है, चाहे मोबाइल हो या कोई इंसान हो, तो हमारे साथ क्या होता है? एस्केप फ्रॉम माई सेल्फ। और फिर अचानक से कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से मैं अपने ऊपर फिक जाता हूं। कल जब साइकिल आपको नहीं मिली, या आज जब वैभव को ये लगा कि मुझे ऐसे ही पढ़ते रहना पड़ेगा जैसे सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अपने ऊपर फिक गए। ये सेंटेंस को थोड़ा समझिए। आई एम थ्रोन बैक अपॉन माई सेल्फ बीइंग फियरफुल ऑफ माई ओन स्टेट। हम अपने ऊपर फिक जाते हैं और अपनी स्टेट से हम डरते हैं। मैंने बात की थी उस दिन, बोर्डम सबसे ख़राब चीज़ होती है, उससे हम डरते हैं। और हमारे क्रोध के ना अलग अलग रूप हैं। डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, रिसेंटमेंट, पछतावा, बिटरनेस, कड़वाहट, जेलसी, ईर्ष्या। एग्जाम्पल्स जानते हैं? डिसअपॉइंटमेंट का एग्जाम्पल, मांगा था दिया नहीं, आज के बाद मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा। रिसेंटमेंट मतलब मांगा ही क्यों? पहले से मुझे पता था देंगे नहीं तो मांगा ही क्यों? क्या फ़ायदा है? बिटरनेस, मुझे नहीं खाना अभी, वो घटना का हैंगओवर। इसलिए कृष्णमूर्ति बोल रहे थे कि हवाई जहाज में ढेर सारे लोग बैठे थे और ये लोग ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। कल की क्लास इससे शुरू हुई थी। तो आपको चिंता ही नहीं है आसपास में कौन है, बस आप ही आप हैं। ये है बिटरनेस। आपके पास कोई अजनबी आया, आप किसी से बात करें, झगड़ा है, और कोई और आया, आपका गुस्सा उसके ऊपर भी गिर पड़ता है। और एक और रूप है क्रोध का, जेलसी, ईर्ष्या। और भी रूप हैं, एंड सो ऑन। अब गुस्से को ख़त्म करने पर कैसे उसको ठीक करें, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति। लेकिन अभी ठीक करने की बात शुरू नहीं हुई है। द स्टोरिंग अप ऑफ एंगर, हम गुस्से को स्टोर भी करते हैं। जैसे तिजोरी में पैसा रखते हैं, फ्रिज में खाना रखते हैं, ऐसे ही हम गुस्से को स्टोर करते हैं। किस तरीके से स्टोर करते हैं? रिसेंटमेंट के रूप में। दीदी आज से ना मेरी आपकी साइकिल पर तो कोई बात नहीं हो सकती। जरा सा आपसे एक बार क्या मांग लिया, क्या आपका गुर्दा मांग लिया था, जिंदगी मांग ली थी, स्कूटी तो मांगी थी। ये है रिसेंटमेंट। दोबारा जब भी वो बात आएगी, वो पुरानी वाली बात याद आएगी। और अगर आपको किसी के लिए क्रोध को बचा के रखना है तो उसके लिए आपको एक एंटीडोट भी रखना पड़ेगा। ठीक है दीदी, मैंने आपको माफ़ कर दिया। फॉरगिवनेस। वो फॉरगिवनेस आता ही क्रोध से है। आप क्रोध को बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए जाओ ना, माफ़ किया, आज के बाद ऐसा मत करना। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, इट इज़ बेटर टू फॉरगेट दैन टू फॉरगिव। क्योंकि अगर आप भूल गए, इसका मतलब आपके अंदर में कुछ उस चीज़ के बारे में थॉट नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरगिव करते हैं, इसका मतलब आप उसको गलत मानते हैं और फॉरगिव कर रहे हैं। अंदर से तो गलत मानते हैं, इसलिए तो फॉरगिव कर रहे हैं। अगर आप किसी को माफ़ भी कर देते हो तो बहुत छोटी चीज़ है। आप प्लीज़ ये देखो कि आपने उसके लिए अपने मन में क्रोध को
बचा के रखा है, स्टोर कर रखा है। आखिर आप किसी को माफ ही क्यों करोगे? क्या जरूरत है माफ करने की जब एंगर इकट्ठा ही नहीं हुआ? बहुत बार आप लोग मेरे पास आते हैं, बड़े पापा आप अभी भी नाराज हैं। तो मुझे लगता है क्या बोलूं अब मैं। बुद्ध के साथ हुआ ये चीज। एक आदमी थूक के गया था उनके ऊपर, पता है ना, थूक के गया, उन्होंने पोंछ लिया। तो बगल में आनंद थे, बोलते मैं सबक सिखाऊं, निकलते नहीं। बेचारा परेशान था, उसने अपना एक्सप्रेस किया परेशानी। 2 दिन बाद फिर से वो आदमी आया, माफ़ी मांगा उसने। तो बोलते ठीक है जाओ। बोलते आपने माफ़ किया? बोलते माफ़ क्या करना, वो अलग आदमी था, वो क्रोध में था, ये अलग आदमी है, ट्रांसफॉर्म्ड हो। वो आदमी होता तो उसको माफ़ करता, वो आदमी है ही नहीं यहाँ, किसको माफ़ करूँ? कोई क्रोध नहीं था बुद्ध के अंदर में उस आदमी के लिए। फॉरगिवनेस इज इसेंशियल इफ देयर इज रिसेंटमेंट। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ देख रहे कब तक से फॉरगिवनेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज अंदर में क्रोध का ही एक बड़ा ऑल्टर्ड रूप है, एक विकृत रूप है जो दिखने में लगता है अच्छाई का। फॉरगिवनेस वाला अच्छाई का रूप है। अंदर में अगर रिसेंटमेंट है, पछतावा है, तब फॉरगिवनेस बहुत जरूरी हो जाती है। बट टू बी फ्री फ्रॉम फ्लैटरी एंड फ्रॉम सेंस ऑफ इंजरी विदाउट द हार्डनेस ऑफ इंडिफरेंस मेक्स फॉर मर्सी एंड चैरिटी। भाई साहब ये बड़ा मुश्किल सेंटेंस है। अगर कोई आदमी आपको फ्लैटरी कर रहा है, आपको मस्का मार रहा है, बहुत मुश्किल है उससे फ्री होना, क्योंकि एक तरह का मज़ा आता है, कोई तारीफ करे तो मज़ा आता है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं इससे बचना चाहिए आपको। अक्सर ऐसा होता था कि अगर कोई आदमी कृष्णमूर्ति के बहुत फेवर करता था, उनको बहुत ज़्यादा मस्का मारता था, तो कृष्णमूर्ति अपने आप को उससे अलग कर देते थे। क्यों? बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि फ्लैटरी में फंसें, चापलूसों के साथ फंसें। तो एक तो फ्लैटरी से बचना है आपको, और दूसरा सेंस ऑफ इंजरी, जब कोई आदमी आपको इंजर कर सकते, कुछ ऐसी एक्टिविटी करे कि आपको चोट पहुंचे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम जब भी किसी से अपने आप को दूर करते हैं तो हमारे अंदर में आ जाता है हार्डनेस ऑफ इंडिफरेंस, एक मोटी सी परत बन जाती है इंडिफरेंस की। ठीक है, जाओ तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मुझे क्या, माफ किया, हाँ हाँ माफ किया। इंडिफरेंस मतलब मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नॉर्मल लाइफ चलती है नॉर्मल। फिर दो लोगों के बीच में वो जो नज़दीकी थी वो ख़त्म हो जाती है। मैंने देखा है, अभी बड़ी मम्मी आई वहाँ से, एटा से आई, मुझसे बार बार बोलती रहती हैं कि बच्चों की शादी गरिमा के लिए ऐसा लड़का होना चाहिए, वैसा लड़का होना चाहिए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या वैसा लड़का नहीं होना चाहिए जैसा हम दोनों आपस में हैं, दोस्ती हो? तो यार ये हमारी तो छोड़ो। दो लोगों के बीच में प्यार होता है या तो इंडिफरेंस होता है। हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूं मैं। ये इंडिफरेंस वाला रिलेशनशिप सबसे बेकार होता है। क्यों? ये लाइफ चल रही है, साल 2 साल 5 साल 10 साल चल रहा है, ना वाइफ अपनी हस्बैंड को अपनी बात बता पाती है, ना वाइस वर्सा, ना हस्बैंड बता पाता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक मोटी परत हो गई है इंडिफरेंस की। दोनों को पता है कि इस आदमी से ये बातें बताकर कोई फायदा नहीं, तो एक हार्डनेस आ जाती है, एक गर्मी जो वार्मथ होती है वो खत्म हो जाती है। कल जब गुस्सा शीश का उतरा तो सबसे पहले उसने मुझे किस किया और जाकर के अपनी दीदी को किस किया। लेकिन अगर इसके अंदर में इनडिफरेंस आ जाता तो उठता चला जाता, बोलता नहीं पापा ठीक हूं मैं। इसको पता भी नहीं चलता कि वो गुस्से ने ही एक मोटी लेयर बना दी है मन के अंदर में। क्या कनेक्ट करें इनसे, क्या कनेक्ट करें? उम्मीद ही नहीं कोई। हाँ, उस तरफ एनर्जी जाती नहीं, कोई इमोशन का फ्लो ही नहीं होता। और शायद यही आप बताना चाहते हैं कि सर सेंस नहीं करना चाहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्या सीखना चाहता हूं। वो अपना मोटे मोटे में बैठे, हाँ ठीक है कर लो। एक तरह का इंडिफरेंस है। और ये मत सोचिएगा कभी भी कि गुस्से को आप जबरदस्ती हटा सकते हैं। एंगर कैनॉट बी गॉट रिड ऑफ। कितनी मुश्किल अंग्रेजी लिखी है, लेकिन एकदम परफेक्ट अंग्रेजी लिखी है। ऐसा लगता है कार्विंग कर रखी है। मंदिरों में नहीं होती, मूर्तियां बनाई जाती हैं पत्थरों की, नक्काशी। एंगर कैनॉट बी गॉट रिड ऑफ बाई द एक्शन ऑफ विल। गुस्से को आप हटा नहीं सकते एक्शन ऑफ विल से, जबरदस्ती से। फॉर विल इज पार्ट ऑफ वॉयलेंस, क्योंकि जबरदस्ती तो एक तरह का वॉयलेंस है, वो तो एक हिंसा है, लड़ाई है। आम आदमी को तो पता भी नहीं चलता कि मेरे मन में एक थॉट चल रहा है, मैं जबरदस्ती अपने गुस्से को खत्म कर रहा हूं, वो अपने अंदर भी लड़ाई चल रही है।
गौतम बुद्ध पता है क्या कहते थे? बोलते थे जो आदमी क्रोध कर रहा है वो दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहा है। अब थोड़ी और मुश्किल चीज़ हो गई यार। कृष्णमूर्ति स्टार्ट किए थे गुस्से से, लेकिन अंदर अंदर लेके जा रहे हैं आपको डिवाइन फ्रैगमेंट की तरफ। बोलते हैं विल, जबरदस्ती, ये तो डिज़ायर में से निकलता है, इच्छा में से। द क्रेविंग टू बी, हमारे माइंड की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है क्रेविंग टू बी, जिंदा रहने की इच्छा। 3 फिल्में हैं मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 3। पहले में वो मरना नहीं चाहता बट बेचारा मर जाता है। दूसरे में भी मरना नहीं चाहता बट बेचारा फंस जाता है, वो देखा था ट्रेन वर्ल्ड में। तीसरे में बहुत फाइट करता है बट अल्टीमेटली बोलता है कोई बात नहीं, मार लो। उसको डिज़ायर टू बी नहीं था। जो भी इंसान एनलाइटेंड होते हैं, जब उनके सामने मृत्यु आती है तो बोलते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, आइए बैठिए, चाय पीजिए। जो मेन डिज़ायर है दुनिया में वो है क्रेविंग टू बी, कुछ होने की डिज़ायर, जिंदा रहने की डिज़ायर। एंड डिज़ायर इज इन इट्स वेरी नेचर इज एग्रेसिव डोमिनेंट। अब एंगर से पहुंच गए डिज़ायर पे। कृष्णमूर्ति बोलते हैं डिज़ायर का पता है कैसा रूप होता है? डिज़ायर होता है एग्रेसिव, डोमिनेंट, आपके ऊपर चढ़ जाती है। अगर आप बड़े विचित्र टाइप के, विकृत टाइप के साधक हैं, जिसने कसम खा रखी है कि आज के बाद मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, तो आपकी हालत बड़ी खराब हो जाएगी। आप दबाते हैं अपने एंगर को। टू सप्रेस एंगर बाई एक्सर्शन ऑफ विल, आप जबरदस्ती जब अपने एंगर को दबाते हैं, यू ट्रांसफर इट टू अ डिफरेंट लेवल। आप उसको अपने ही अंतस के, अपने ही माइंड के दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसका अलग नाम दे देते हैं, बट इट इज़ स्टिल पार्ट ऑफ वायलेंस। लेकिन एंगर जहाँ जहाँ भी रहेगा वो वायलेंस ही है। वायलेंस समझते हैं ना? हिंसा, किसी को चोट पहुँचाने की इच्छा। टू बी फ्री फ्रॉम वायलेंस विच इज़ नॉट द कल्टिवेशन ऑफ नॉन वायलेंस, देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ायर। ये है फाइनल सोल्यूशन। ये अल्टीमेट मैथमेटिकल फार्मूला है एनलाइटनमेंट का। टू बी फ्री फ्रॉम वायलेंस, जब आप चाहते हैं कि आपके अंदर से वायलेंस खत्म हो जाए, विच इज़ नॉट द कल्टिवेशन ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी यही टाइप के थे, वो जबरदस्ती का नॉन वायलेंस फॉलो करते थे और दूसरों से भी फॉलो कराते थे। बेटा सॉरी बोलो अपने भाई को, तुमने मारा ना उसको, सॉरी, स्माइल करके सॉरी बोलो, सॉरी। ये तो घर की बात हो गई। हम लोग मन के अंदर अपने आप को कसम खाते हैं आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, मन के अंदर में, लेकिन गुस्सा अंदर अंदर आ रहा है, पनप रहा है, तो धीमे धीमे वो गुस्सा और बढ़ता जाता है, वो कुछ और रूप ले लेता है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं अगर आप फ्री होना चाहते हैं वायलेंस से, लेकिन उसके बदले में अंदर अंदर नॉन वायलेंस कल्टीवेट नहीं करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ नॉन वायलेंस समझिए, राम 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 राम, या अपने भगवान का नाम लेना। कल्टीवेशन ऑफ नॉन वायलेंस, कल्टीवेशन समझते हैं? खेती करना, पैदा करना, खेती करना, कि आपके अंदर में एक तरफ गुस्सा आ रहा है तो एक तरफ आप नॉन वायलेंस को इकट्ठा कर रहे हो, वो फ्रीडम नहीं है। टू बी फ्री फ्रॉम वायलेंस विच इज़ नॉट द कल्टिवेशन ऑफ नॉन वायलेंस, देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ायर। अगर आप सचमुच में फ्री होना चाहते हैं वायलेंस से, एंगर से, तो होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ायर। आपके अंदर में डिज़ायर का जो सांप निकल के आता है और कैसे काम करता है उसको समझिए। आम आदमी सांप से डरता है, लेकिन सपेरा जानता है सांप का जहर कैसे और कब निकाला जाता है। देयर इज़ नो स्पिरिचुअल सब्स्टिट्यूट फॉर डिज़ायर। बोलते हैं डिज़ायर को हटा करके आप कुछ और नहीं डाल सकते। देयर इज़ नो स्पिरिचुअल सब्स्टिट्यूट फॉर डिज़ायर, इट कैनॉट बी सप्रेस्ड और सब्लिमेटेड। अगर आपके अंदर में डिज़ायर है तो उसको आप सप्रेस नहीं कर सकते और उसको आप सब्लिमेट नहीं कर सकते, आप बदल करके कुछ और नहीं ला सकते। नहीं 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 नहीं, मुझे ना इस दुनिया की डिज़ायर नहीं है, मुझे भगवान की डिज़ायर है। अच्छा बस एक ही डिज़ायर है कि मेरा क्रोध खत्म हो जाए। डिज़ायर अपने आप में एक सांप है जिसको आपको समझना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ठीक है ये हटा करके दूसरा डिज़ायर दे दो। करना क्या है? साइलेंट चॉइसलेस अवेयरनेस ऑफ डिज़ायर। चुपचाप, चॉइसलेस, ऐसा नहीं कि ये वाली डिज़ायर को देखूंगी उसको नहीं देखूंगी, चॉइसलेस अवेयरनेस ऑफ डिज़ायर। जो भी डिज़ायर चल रही है उसके प्रति अवेयर रहिए। और जब भी आप डिज़ायर को देखें उसको देखें, नाम ना दें। अवेयरनेस के 2 रूप होते हैं,
घूरना, देखना, और एक आराम से बैठना और आपको चीज़ें दिखें। पैसिव अवेयरनेस। डिज़ायर का डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए आपको। डिज़ायर फुलफिल नहीं करना है, डिज़ायर को ऐसे एक्सपीरियंस करना है जैसे कि एक खूब तेज़ी से चलने वाली चक्री और उसके सेंटर में आप बैठे हो। अगर साइड में होंगे तो आप गोल गोल घूमेंगे, लेकिन सेंटर में होंगे तो आप चारों तरफ नहीं घूमेंगे, आप धुरी होंगे, सेंटर में होंगे। कोशिश करिए जब भी आपके अंदर में डिज़ायर आए, जैसे शीर्ष को आया डिज़ायर साइकिल चलाने का, आपको डिज़ायर आया कि मैं वो वाला मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, ये सब डिज़ायर्स हैं, इसको नाम मत दीजिए, साइलेंट पैसिव अवेयरनेस ऑफ डिज़ायर होना चाहिए। जिस समय क्रोध आया सेंटर में चले जाइए और उसको देखिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किस चीज़, कौन सी डिज़ायर से मैं परेशान हुआ। अगर ऐसा करते हैं तो आप फ्री हो सकते हैं एंगर से, डिज़ायर से, विदाउट एनी हैंगओवर। पता नहीं दोस्तों आप लोग कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझ पाए तो ध्यान से पैसिवली फिर से सुनिए इस पूरी वीडियो को, और फिर से सुनिए, और फिर से सुनिए।